हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड, आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2021 के एग्जाम पेपर को डिटेल में एनालिसिस। सो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3। जितने भी क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूछे गए थे 2021 के एग्जाम में वो, और इससे पहले वाले दो पार्ट में हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में एनालिसिस हमने किया था। क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप मान के ये चलिए कि जितने भी क्वेश्चंस है पैटर्न लगभग सेम रहेगा। हाँ, माइनर चेंजेस आएंगे लेकिन मेजर चेंजेस नहीं आ सकते। तो हर बार पैटर्न सेम ही रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और यहाँ से बेसिकली 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है अभी, और जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब अप्रोच में थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली रिपीटेड थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हैरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज नेसेसरली। सो ये वाला क्वेश्चन हैरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, और कई बार पूछ लेता है कि हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। अब ये है क्या? अगर आपने 2014 से लेकर 2020 तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं सिर्फ, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा ज़्यादा, सिर्फ पेपर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हैरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस किसके ऊपर बेस्ड है? ठीक है, तो ये है लेबर ऑगमेंटिंग। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, लेबर ऑगमेंटिंग। अब हम देखते हैं कि लेबर ऑगमेंटिंग है क्या, या फिर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है क्या। तो जब भी यहाँ पे एक टेक्निकल प्रोग्रेस होता है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस होने के कारण अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है, जिसमें या फिर इंक्रीज दोनों में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है दोनों की सेम रेट से बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं इसको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब क्या है। सो टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर टाइम, अलाउिंग मोर आउटपुट। आउटपुट तो मोर हो रहा है, दैट फ्रॉम सेम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इनपुट्स। कैपिटल और लेबर को हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होने के कारण यहाँ पे, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ने के कारण यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है। सो इम्पैक्ट ऑफ, अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। या तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, हम लोग लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कैपिटल सेविंग कर सकते हैं, या फिर दोनों का। ठीक है, दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें तीन जो कॉन्सेप्ट हैं, एक है हिक्स का कॉन्सेप्ट 1932, एक बार डेट याद कर लीजिए क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, और हैरोड का जो टेक्निकल प्रोग्रेस है 1942, और सोलो का 1969। वैसे सोलो का तो नहीं पूछता, लेकिन ये हिक्स और हैरोड कई बार पूछ चुका है। और जो हिक्स का कॉन्सेप्ट है ये भी याद कर लेना, हिक्स का लेबर ऑगमेंटिंग भी है एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग भी है। अब देखते हैं कि लेबर ऑगमेंटिंग और कैपिटल ऑगमेंटिंग है क्या। ठीक है, तो एक मान लो, मतलब ये है सिंपल सा, अगर लेबर बढ़ने के साथ साथ, अगर लेबर बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ आपका लेबर बढ़ा और आउटपुट भी सेम रेशियो से बढ़ा, तो इसको बोलते हैं लेबर ऑगमेंटिंग। और अगर कैपिटल को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और सेम सेम हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग। तो अब देखते हैं कि जो हैरोड का मॉडल है, हैरोड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, ठीक है, वो आपका लेबर ऑगमेंटिंग कैसे है। ठीक है, ये यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस फॉर्म ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज कॉल्ड लेबर ऑगमेंटिंग बिकॉज इट एक्ट टू इंक्रीज आउटपुट इन द सेम वे एज एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ लेबर। जैसे जैसे स्टॉक ऑफ लेबर आपने यूज़ किया या इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे आपका क्या हुआ, सेम वे में आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेबर ऑगमेंटिंग। सो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो हैरोड का मॉडल है लेबर ऑगमेंटिंग, और जो हिक्स का मॉडल है वो दोनों ही कैपिटल ऑगमेंटिंग भी और लेबर ऑगमेंटिंग भी। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पूछा गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सबका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने जो ओपन वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब पे, अगर वो भी आपने देखे थे तब भी ये आपका ईजिली हो गया होगा। स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स अगर देखें 2016 में 17 गोल सेटअप किए गए थे, दैट इज़ MPI 2010 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया है इसने 2010 में। और PQLI मॉरिस डी मॉरिस 1979 का कॉन्सेप्ट है, और HDI, ठीक है, 1990 का कॉन्सेप्ट है। तो क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आया PQLI दैट इज C, तो हमारे पास ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये दो जो है एलिमिनेट हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HDI मतलब D, तो हमारे पास आंसर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद MPI, फिर उसके बाद स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स। अब इनको एक्सप्लेन, अगर आप लोग PDF दे देंगे, PDF में ले लेना इसको, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो MPI
2010 का कॉन्सेप्ट है। और किसने अब ये पब्लिश किया है ये भी देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI ने, ठीक है। और किसके साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये ध्यान में रखिएगा। जनवरी 2016 में 17 सस्टेनेबल गोल्स सेटअप किए थे, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हंगर इंडेक्स आ गया, सभी चीज़ें इसमें जो जो है वो ऐड हैं, ठीक है। 17 बेसिक नीड्स से लेके, ठीक है, जो हमें ज़रूरत है या सस्टेन जो हमें लॉन्ग लाइफ तक कर सकते हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो PQLI जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एग्जैक्ट डेट है 1979, ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद HDI। सो HDI में 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं ये पता कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आता है 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी लिखे हुए हैं, दैट इज़ नॉलेज, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम। खैर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो पर कैपिटा इनकम के साथ ही है, और एक आपका हेल्थ लाइफ, ठीक है। तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया एक, उसके बाद नॉलेज मतलब आपका अडल्ट एजुकेशन हो गया 2, और पर कैपिटा इनकम 3, जिसको हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। चलिए, और 3 आपके इसके भी कंपोनेंट है, या फिर 3 मेन जो एलिमेंट्स हैं इसके भी हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये ध्यान में देना, एक लिटरेसी रेट है इसका भी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसका एक, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है आपका दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक। तो 3 इसमें भी ऐड है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और ये भी अगर हम बात करें ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी ही है। सो एडम स्मिथ का हमें पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ ने फोकस किया था। और रोडान का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिग पुश थ्योरी रोडान का कॉन्सेप्ट है। रोस्टो के 5 स्टेजेस आपने किए होंगे, ट्रेडिशनल सोसाइटी उसमें आता है, और कार्ल मार्क्स रिजर्व आर्मी, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर लेना कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब आया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी का भी पूछ सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी दैट इज 1776 एडम स्मिथ की। उसके बाद जो नेक्स्ट है बिग पुश थ्योरी, और रोडान की जो थ्योरी है, ठीक है, 1943, डेट याद रख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है रोस्टो के 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ या फिर 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सो 1960 में। और 5 स्टेजेस कौन से थे, ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ डिराइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ठीक है। और इनमें भी टाइम ड्यूरेशन अलग अलग दिए हुए हैं, ये भी वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे यूट्यूब पे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट 1867 डेट है, ठीक है, डेट याद रख लेना। सो चलिए अब देखते हैं कि आंसर क्या है इसका, ठीक। तो एडम स्मिथ फर्स्ट का 4, सो फर्स्ट का 4 एक ही में है, दैट इज़ हमारा जो 4th आंसर करेक्ट दिख रहा है। फिर बी का है 1, और सी का 2 एंड डी का 3। तो जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ये डिटेल भी है, इसको भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इनइक्वालिटीज इन इनकम आर मेजर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो इनइक्वालिटी मेजर गिनी कोएफिशिएंट है, लॉरेंज कर्व है, ये सब गिनी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉरेंज कर्व तो बिल्कुल है, 1905 में सेटअप हुआ था। और अगर गिनी कोएफिशिएंट पूछता तो वो भी इनइक्वालिटी को शो करता है। तो टाइम गिनी कोएफिशिएंट का पूछेगा तो 1911, और अगर लॉरेंज कर्व 1905। उसके बाद थेल्स इंडेक्स, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व तो आपको बताइए कि लॉरेंज कर्व क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन्ड बाय X% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एक साइड बताता है परसेंटेज ऑफ इनकम, और दूसरे एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो लॉरेंज कर्व जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, लाइन ऑफ इक्वालिटी से कितना डेविएट करता है, मतलब कितनी दूर, ये जो लाइन है जितनी डेविएट होती रहेगी उतना ही इनइक्वालिटी ज़्यादा बताएगा। सो थिल इंडेक्स भी इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है। सो एक डिफरेंस है, पॉपुलेशन इज अवे फ्रॉम द आइडियल इगैलिटेरियन, मतलब इगैलिटेरियन स्टेट वो होती है जहाँ पे सेम इनकम ग्रुप है। तो ये हमें बताता है कि जो सेम इनकम ग्रुप वाले हैं, ठीक है, इगैलिटेरियन या फिर आइडियल जो इनकम पॉपुलेशन है, सेम इनकम ग्रुप, अब उसमें से कितने डेविएट कर रहे हैं, मतलब कितनी दूर, या फिर ऐसे पॉपुलेशन भी है जिनकी इनकम बहुत कम है, तो डिफरेंस कितना रह जाता है बीच में, ठीक है। तो ये बिटवीन जो भी डिफरेंस रह जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज थिल इंडेक्स। तो इन्होंने अपना एक मापदंड निकाला, तो स्पेशली क्या कर रहे हैं, इनकम इनक्वालिटी को ही शो कर रहा है। नेक्स्ट है पाल्मर रेशो भी ये कॉन्सेप्ट पुराना नहीं, दैट इज़ पुराना ही कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है पाल्मर रेशो। सो ये क्या करता है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता है 2 भागों में, ठीक है। एक इनकम शेयर ऑफ टॉप 10% की जो इनकम है वो, एंड दैट ऑफ द बॉटम 40%, और जो 40% सैलरी है या फिर इनकम है,
ठीक है, बॉटम पॉपुलेशन की, 40% पॉपुलेशन की। तो अब आप मैच करोगे तो ये जो 10% पॉपुलेशन है हाईएस्ट अर्निंग या रिचेस्ट है जो, इनकी हमेशा ही ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू 40% ऑफ लोअर अर्निंग इनकम। ठीक है, अंडरस्टूड है कि जो हाईएस्ट 10% अर्निंग है वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज जो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सो 10% जो अबव है या रिचेस्ट हैं उनका शेयर हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बॉटम 40% ऑफ पीपल। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको भी कहा गया है पाल्मर रेशो। द हाईएस्ट अर्निंग ऑफ 10% पॉपुलेशन इज मेक एक्स टाइम मोर देन द लोएस्ट अर्निंग 40%। तो जितना भी वो टाइम, मल्टीपल टाइम वो इंक्रीज कर रहे हैं अपनी इनकम को, ये अब जो अपर 10% वाले हैं, ठीक है, उसको भी एक रेशो से जोड़ा गया, दैट इज पाल्मर रेशो। चलिए, और जो तीसरा है आपका, तीसरा जी दैट इज़ फोर्थ वन, डेप्रीवेशन रेशो। तो डेप्रीवेशन रेशो ये जुड़ा हुआ नहीं है आपका इनकम इनक्वालिटी से। जो तीनों ही हैं ABC, ठीक है, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं आपके इनकम इनक्वालिटी से। अब देखते हैं कि डेप्रीवेशन रेशो किससे जुड़ा हुआ है। तो डेप्रीवेशन रेशो हमें सिर्फ ये बताता है कि लेवल ऑफ डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या होता है कि जितनी भी हम लोग हानि हो रही है या फिर नुकसान हो रहा है रिगार्डिंग domains such as income and that is employment, communication, transport, housing, education and demographics। तो ये सभी चीज़ें जिसमें हम लोग लैक रह रहे हैं या फिर थोड़ा पिछड़े रह रहे हैं, ठीक है, उसको शो करता है। और इनइक्वालिटी वगैरह को ये शो नहीं करता डायरेक्टली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ, सोलो का मॉडल, स्वान का मॉडल, ठीक है, दोनों ही आपके न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल हैं। बट पेजिनिटी मॉडल जो है ये आपका न्यू क्लासिकल मॉडल नहीं है। ठीक है, सो सोलो एंड स्वान का जो मॉडल है ये न्यू क्लासिकल मॉडल है। ठीक है, 1956 डेट भी याद कर लीजिएगा। और मेनली इन्होंने स्ट्रेस दिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ 3 फैक्टर, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। और सोलो ने तो जो टेक्नोलॉजी है इसको एक्सोजीनियस वेरिएबल माना है। ठीक है, तो पेजिनिटी मॉडल जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजनिंग पूछा हुआ है। अब असर्शन है न्यू कैपिटल अक्यूमुलेशन इज द व्हीकल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। कहते हैं जब लोग न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मेनली प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। टेक्निकल प्रोग्रेस है तो एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं न्यू कैपिटल से ही टेक्निकल एफिशिएंसी आ सकता है। दूसरा, टेक्निकल प्रोग्रेस इज एम्बॉडेड इन अ न्यू मशीन्स। अब ये वाला जो रीजन है वो कह रहा है टेक्निकल प्रोग्रेस जो है एम्बॉडेड है। एम्बॉडेड और डिसएम्बॉडेड टेक्निक आपने पढ़ा होगा। तो एम्बॉडेड का मतलब होता है जब आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट आपका बढ़ेगा या प्रोडक्शन बढ़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स, और ओल्ड टेक्निक्स से आप आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, तो उसको हम बोलते हैं एम्बॉडेड। सो ये कह रहे हैं टेक्निकल प्रोग्रेस इज एम्बॉडेड इन न्यू मशीन्स। पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि न्यू कैपिटल अक्यूमुलेशन जब होगा तो उससे टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। दूसरा कह रहा है टेक्निकल प्रोग्रेस एम्बॉडेड होता है, ठीक है, इन न्यू मशीन्स। चलिए, अब देखते हैं दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अपनी अपनी जगह। अब देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी ठीक है कि नहीं। जैसे लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, जब भी स्टेटमेंट मतलब सेशन जो है और रीज़न से मैच करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है मैच करता है कि नहीं। पहले सबसे पहले डिसएम्बॉडेड टेक्निकल देखो। डिसएम्बॉडेड का मतलब क्या होता है, 1956 में कॉन्सेप्ट आया था, एब्रामोविट्ज, JM कैंट्रिक, RM सोलो, ठीक है, तीनों ने काम किया था। फिर सोलो ने अपना एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस दिया था अलग से। सो डिसएम्बॉडेड का मतलब है कि हम लोग जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनपुट्स, मतलब वही हम लोग रिपेयर अगर करेंगे इनपुट्स को, अनचेंज इनपुट से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं डिसएम्बॉडेड। उसके बाद सोलो ने ये मॉडल को मॉडिफाइड किया और सोलो ने अपना मॉडल दिया एम्बॉडेड टेक्निकल चेंज। तो एम्बॉडेड टेक्निकल चेंज का मतलब ये है कि आउटपुट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वो न्यू मशीन से होगा। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो पुरानी मशीन है उससे आउटपुट आपका इंक्रीज नहीं होगा, आपको न्यू मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इन दिस मॉडल न्यू कैपिटल अक्यूमुलेशन इज रिगार्डेड एज द व्हीकल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। सो दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है आपकी असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है, और आपका टेक्निकल प्रोग्रेस जो एम्बॉडेड है, एम्बॉडेड इन न्यू मशीन्स, बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो एम्बॉडेड को ही हम लोग बोलते हैं जब न्यू मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओल्ड मशीन्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करेंटली एज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एचडीआई, मेनली ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एचडीआई हम लोग ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट है, पर कैपिटा इनकम है, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है या फिर सम अप किया जाता है या फिर एक एचडीआई इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो वो ये वाला, ठीक है, ज्योमेट्रिक रेशियो यूज़ किया जाता है इन तीनों का। सो ज्योमेट्रिक रेशियो जो है करेक्ट आंसर है, ज्योमेट्रिक मीन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इफ अ प्रोडक्शन फंक्शन एडमिट्स बोथ हैरोड एंड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी। सो अगर आपको पता होगा, प्रोडक्शन फंक्शन हैरोड का और हिग्स न्यूट्रल का, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन पे, ठीक है। कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की एक अजम्पशन है। सो अजम्पशन से ही आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसमें कितनी होती है, इक्वल टू 1। तो यहीं से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। एज यू प्रूव एल्सवेयर द कॉब डॉगलेस फॉर्म द प्रोडक्शन फंक्शन इज ओनली फंक्शनल फॉर्म दैट फुलफिल दिस। अब इसमें क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कितना होता है, 1, ठीक है। और हिग्स ने जो एक डेफिनेशन दी थी अपनी न्यूट्रलिटी की, वो ये थी, एन इन्वेंशन विच रेजेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्वेंशन मतलब न्यूट्रलिटी वो ये कहता है कि जो आपका न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, उसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की और कैपिटल की, वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो उसको बोला है न्यूट्रलिटी। चलिए टोटल 9 क्वेश्चंस थे, तो कोशिश की कि जल्दी से जल्दी ये 9 पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ और भी कोई टॉपिक, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस के एक साथ कर दें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।